हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रोकन इमेज। ब्रोकन इमेज जो कि ड्रामा गिरीश कन्नड़ के द्वारा लिखा हुआ है। तो गिरीश कन्नड़ ने बताया है कि किस प्रकार से जो मंजुला नायक है या फिर मंजुला मूर्ति भी उनको बोल सकते हैं, तो उन्होंने एक नोवेल लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ और अपनी सिस्टर मालिनी को लेकर के उन्होंने लिखा था और उसके करेक्टर के बारे में इस नोवेल के अंदर बताया गया है। उन्होंने अपनी सिस्टर मालिनी जो कि डिसेबल्ड पर्सन थी, दिव्यांग महिला थी, तो उसको उसने डेडिकेट किया था, लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले ही उसकी कुछ महीने पहले ही डेथ हो जाती है। तो अब वो एक जो रेडियो स्टूडियो है वहां पे आकर के एक टेलीफिल्म भी वहां पे दिखाई जाएगी, लेकिन टेलीफिल्म की जगह क्या होता है कि खुद मंजुला की जो इमेज है वो वहां पे आ जाती है, मतलब उसकी अंतरात्मा उससे बात करती है। जो अपने दो क्वेश्चन मतलब उस बुक को लेकर के और अपनी इंग्लिश में लिखने को लेकर के जो अपने व्यू यहाँ पे जब वो जनता के सामने शो करती है, तो जैसे ही वो जाने वाली होती है अपनी बात को खत्म करके, लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि उसकी इमेज वहां आ जाती है। अब वो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि क्या हो रहा है, कैमरा ऑन है क्या, मैंने कोई डबल टेक लिया है क्या। तो उसकी इमेज बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम खड़ी हो, और फिर तो ये इमेज भी खड़ी होनी चाहिए थी जो कि खड़ी नहीं थी। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो फिर मंजुला का डायलॉग आता है। अब डायलॉग चलेगा पूरे नोवेल के अंदर, मंजुला और इमेज के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो मंजुला बोलती है कि इज दिस सम काइंड ऑफ ए ट्रिक, कि यह किसी प्रकार की ये कोई ट्रिक है क्या, कोई चाल, ये कोई चाल है क्या, किसी प्रकार की यहाँ पे स्टूडियो के अंदर ये किसी प्रकार की ट्रिक है या कोई चाल है। इनटू हर लेपल माइक, वो अपने लेपल माइक में अपने उस छोटे से माइक के अंदर बोलती है, हेलो हेलो कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या आप मुझे सुन सकते हो। कैन यू हियर मी यानी क्या तुम या क्या आप मुझे सुन सकते हो। हाउ कम आई एम स्टिल ऑन द स्क्रीन, कि हाउ कम आई एम स्टिल, कि कैसे मैं स्टिल यानी अभी भी स्क्रीन के ऊपर हूँ, मैं किस प्रकार से अभी भी पर्दे पे आ रही हूँ। रजा हेलो, तो वो जो रजा है उससे वो बात कर रही है। टेप्स हर माइक, वो अपने माइक पे टैप करती है, हल्का सा मतलब थपथपाती है। नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। इज देयर ए टेक्निकल हिच, कि क्या कोई टेक्निकल हिच है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे कि ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, मेरे को इमेज आ रही है। तो अब इमेज उसको आंसर देती है नो हिच, की कोई हिच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंजुला बोलती है टू द इमेज, इमेज के साथ में बात करती है मंजुला कि बट हाउ, लेकिन कैसे, हु आर यू, तुम कौन हो, हाउ कैसे, हैज दैट टेप गोट स्टक, कि क्या ये जो टेप है, जो टेप चल रही थी वो स्टक यानी चिपक गई है क्या, क्या ये जो टेप है वो टेप ही यहाँ पे चल रही है, वो टेप रुक गई है, वो चिपक गई है। कॉल्स आउट इनटू द माइक, वो अपने माइक पे कॉल्स आउट यानी पुकारती है, माइक पे पुकारती है, वो चिल्लाती है, रजा रजा हेल्प हेल्प, वो जो कोई रजा है वहां पे स्टूडियो के अंदर जिससे वो माइक पे बात कर रही थी, तो उसको बोलती है हेल्प हेल्प। अब इमेज बोलती है व्हाट आर यू स्क्रीमिंग फॉर, कि तुम किस लिए, स्क्रीम होता है चीखना चिल्लाना, कि तुम किसके लिए इस तरीके से चीख रही हो। व्हाट आर यू स्क्रीमिंग फॉर, व्हाट फॉर मतलब किस लिए, आर यू स्क्रीमिंग, कि तुम किस लिए ऐसे चीख रही हो। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि तुम किससे अफ्रेड हो, तुम किससे भयभीत हो। इट्स ओनली मी, ये केवल मैं हूं। तो मंजुला बोलती है हु आर यू, तुम कौन हो। इमेज बोलती है मी, मैं, यू तुम। तो ये देखो सरप्राइज होकर के बोलती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, मी मैं, यू तुम, मतलब मैं इमेज तो तुम ही हूँ, हम दोनों सेम ही तो हैं। तो अब मंजुला बोलती है टू हरसेल्फ, वो अपने आप से मंजुला बोलती है दिस इज अब्सर्ड, कि एकदम अब्सर्ड है, मतलब एकदम हास्यास्पद सी चीज है, एकदम बकवास सी चीज है। तो इमेज बोलती है क्वाइट, कि एकदम से बिल्कुल। ए लॉन्ग पोज व्हाइल मंजुला रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द इमेज, कि ए लॉन्ग पोज मतलब एक लंबी जो चुप्पी है, एक पोज आता है। व्हाइल मंजुला रिफ्यूज, जब मंजुला है वो रिफ्यूज करती है, मना करती है, टू एक्नॉलेज स्वीकार करने से, द प्रेजेंस ऑफ द इमेज, कि इमेज की प्रेजेंस को, इमेज की उपस्थिति को स्वीकार करने से जब मंजुला इनकार करती है, मना करती है, तो एक लंबी चुप्पी वहां पे होती है। देन शी स्लोली लुक्स अप, फिर क्या होता है, शी वो स्लोली धीरे से लुक्स अप ऊपर देखती है। द इमेज स्माइल्स, और जो इमेज है वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है। फिर इमेज बोलती है, जो उसकी अंतरात्मा है वो बोलती है कि एक गुड स्पीच, कि एक अच्छी स्पीच, तुमने एक अच्छा भाषण दिया। आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए, मुझे कहना होगा इस बात को कि तुमने स्पीच अच्छा दिया। माई कॉम्प्लीमेंट, कि मेरी कॉम्प्लीमेंट, मेरे जो मतलब मेरे जो कामनाएं हैं, मेरी जो कॉम्प्लीमेंट है, जो पूरक मैं दे रही हूँ वो आपके साथ है, मतलब वो अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रही है। एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कि एक एक्सीलेंट, एक सर्वोत्कृष्ट, एक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वो एक्सीलेंट है। द व्यूअर लव्ड इट, कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक है, वो इसको लव मतलब इसको पसंद करते थे।
ऑल 2 मिलियन ऑफ देम, कि जो 2 मिलियन जो लोग है, 2 मिलियन जो 20 लाख लोग है, सभी वो इस चीज को पसंद करते थे। तुम्हारा ये जो स्पीच है, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, इसको वो पसंद करते थे। तो अब मंजुला बोलती है बट द फिल्म, कि लेकिन फिल्म, जो फिल्म चलने वाली थी कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, जो कि डायरेक्टर ने करी थी, ट्रांसलेट करी थी उस इंग्लिश से कन्नड़ में। तो ये मंजुला बोलती है कि बट द फिल्म, लेकिन फिल्म हैजंट स्टार्टेड, क्या ये स्टार्ट नहीं हुई। तो फिल्म के बारे में बोलिए कि क्या फिल्म स्टार्ट नहीं हुई। तो अब इमेज बोलती है स्क्रू द फिल्म, स्क्रू द फिल्म, की फिल्म है वो स्क्रू मतलब फिल्म को बिगाड़ दिया गया, कि गलती से फिल्म है वो बिगाड़ दी गई। इट्स ओफुल एनीवे, कि ये बहुत ही ओफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना है, किसी भी प्रकार से खराब है, अरुचिकर है, अनइंटरेस्टिंग है। तो इमेज ऐसे बोलती है कि उसको बिगाड़ दिया गया। तो अब मंजुला बोलती है कि आई टोल्ड देम इट वोंट वर्क, आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा था, इट वोंट वर्क, कि ये काम नहीं करेगा। कि ये जो डायरेक्टर है, ये जो टेलीफिल्म वगैरह बनाई, तो ये बोल रही है कि आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा था कि इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। ए टेलीफिल्म नीड्स लोड्स ऑफ मूवमेंट, कि एक जो टेलीफिल्म होती है उस नीड्स, उसको आवश्यकता होती है लोड्स ऑफ मूवमेंट, कि बहुत से मोमेंट की, बहुत से हलचल की, सुधार की आवश्यकता होती है। लेकिन इस स्टूडियो के अंदर उसको न तो कोई कैमरा दिखा, न कोई एलिफेंटाइन लाइट वगैरह कुछ भी दिखी, कोई सुविधा भी नहीं दिखी। तो ये बोली थी कि टेलीफिल्म को तो बहुत से मूवमेंट की आवश्यकता होती है, सुधार की आवश्यकता होती है, डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन की आवश्यकता होती है, पेस गति की आवश्यकता होती है, एक्शन कार्य की आवश्यकता होती है, ड्रामा और एक नाटक की, मतलब अलग अलग ड्रामा, एक्शन, पेस, लोकेशन चाहिए होती है एक अच्छी टेलीफिल्म को। ए गुड नॉवल डज नॉट नेसेसरली मेक ए गुड फिल्म आर्ग्यूड। तो वो बोलती है कि ए गुड नॉवल, कि एक जो गुड नॉवल होता है, एक जो अच्छा नॉवल होता है, उपन्यास होता है, डज नॉट नेसेसरली मेक, कि वो आवश्यक रूप से डज नॉट मेक, बन नहीं सकता है गुड फिल्म, कि एक अच्छी फिल्म नहीं बन सकता। एक अच्छा जो उपन्यास होता है, नॉवल होता है, वो एक अच्छी फिल्म नहीं बन सकता। आर्ग्यूड, तो मैंने, वो बोलते हैं कि मैंने आर्ग्यू भी किया था, मैंने इस पे तर्क भी किया था। बट दे वर परसिस्टेंट, लेकिन वो क्या थे, परसिस्टेंट, मतलब दृढ़ रहे थे, वो एकदम परसिस्ट कर रहे थे, इस पे जोर दे रहे थे। स्पॉन्सर वर इजी टू फाइंड, पोज, फिर बोलती है कि जो स्पॉन्सर्स है, जो प्रायोजक है, वर इजी टू फाइंड, उनको पाना है वो आसान था। पोज रुकते हैं, दे पेड वेल, उनको अच्छे से पे किया गया था, उनका मतलब उनको अच्छे से भुगतान उनका किया जाता था, जो स्पॉन्सर्स थे, तो जो इस फिल्म में मतलब अपनी भूमिकाएं निभाते थे काम करने के अंदर, इसको प्रदर्शन करने वाले भी। तो अब इमेज बोलती है योर परफॉर्मेंस नाउ द इंट्रोडक्शन, कि योर परफॉर्मेंस नाउ, कि अब आपका परफॉर्मेंस, आपकी उपस्थिति, आपका प्रदर्शन, द इंट्रोडक्शन, ये जो परिचय है, इट विल बी द बेस्ट थिंग दिस इवनिंग, कि इट विल बी द बेस्ट थिंग, कि ये बेस्ट थिंग होगी, ये सर्वश्रेष्ठ चीज होगी, दिस इवनिंग, आज शाम की ये बेस्ट थिंग होगी, सबसे अच्छी चीज होगी। यू विल बी ऑल ओवर द पेपर, कि तुम सभी पेपर के ऊपर होगी, तुम सभी अखबारों में, खबरों में, न्यूज में आ जाओगी। यू हैव मैनेज टू अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल, कि यू हैव मैनेज, तुमने मैनेज कर लिया, तुमने व्यवस्थित करना सीख लिया, टू अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अपसेट को, उनके परेशानी को तुमने व्यवस्थित करना सीख लिया। तो मंजुला बोलती है थैंक्स, धन्यवाद, आई मीन टू, कि यही मेरा मतलब मेरा यही अर्थ था, यही मेरा तात्पर्य था। बोझ वापस से वो रुकती है। तो इमेज बोलती है इफ वन हैड टू कमेंट इन द एक्सट्रीम केस दैट वन हैड टू, दैट बिट अबाउट योर सिस्टर मालिनी, द टीयर्स दैट कुड हैव बीन प्लेड डाउन। तो इमेज देखो क्या बोलते हैं कि इफ वन हैड टू कमेंट, यदि किसी को कमेंट करना पड़ता, यदि किसी को कोई टिप्पणी देनी होती, तो इन द एक्सट्रीम केस, इस एक्सट्रीम केस के अंदर, इस विशिष्ट मामले के अंदर, दैट वन हैड टू, जो एक टिप्पणी करनी होती, दैट बिट अबाउट योर सिस्टर मालिनी, वो तुम्हारी जो बहन मालिनी है, वो जो बिट अबाउट मतलब थोड़ा सा, जो बिट होता है थोड़ा सा, तो ये जो थोड़ा सा है वो आपकी बहन मालिनी के बारे में। द टीयर्स, वे आंसू, दैट कुड हैव बीन प्लेड डाउन, जो कि क्या होते हैं, डाउन मतलब यहाँ पे कम कर दिया, कि जिनको भी प्रदर्शित है वो किया जा सकता था। दैट कुड हैव बीन प्लेड डाउन, कि उनको भी क्या, प्लेड यानी प्रदर्शित करना, कि उनको भी प्रदर्शित है वो किया जा सकता था। जो तुम्हारे जो आंसू थे, जो तुम्हारी बहन मालिनी है उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत अपनी मालिनी के बारे में, थोड़ा तुम्हारे जो आंसू, जो तुमने मोशन दिखाए थे, आंखें गिल्ली हो गई थी, तो उसको भी प्रदर्शित है वो किया जा सकता था। तो मंजुला बोलती है आई वॉजंट प्रिटेंडिंग, कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी, मैं कोई बहाना दिखावा या प्रदर्शन नहीं कर रही थी। आई लव्ड हर, मैं उससे प्रेम करती थी। पोज वापस से रुकती है। तो यहाँ पे देखो इमेज बता रही है कि हो सकता है तुम दिखावा करती, मतलब उसकी अंतरात्मा बता रही है उसको कि तुम रियल में उससे लव नहीं करती थी, इस टाइप से वो मतलब थोड़ा सा उसको गिल्ट फील करवा रही है। तो वापस से वो बोलती है आई लव हर, कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। पहले तो ऊपर आया कि आई लव्ड हर, मैं उससे प्रेम करती थी, फिर वो रुकती है, फिर वापस से बोलती है आई लव हर, मैं उससे प्रेम करती हूँ, स्टिल, अभी भी।
आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन एज क्लोज टू एनीवन एल्स, कि आई डोंट थिंक कि मैं नहीं सोचती, ऐसा मैं नहीं सोचती कि आई हैव एवर बीन, कि मैं कभी भी एज क्लोज, उतनी क्लोज टू एनीवन एल्स, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के इतने नजदीक हो पाऊंगी, ऐसा मैं नहीं सोचती। मतलब वो मेरे बहुत क्लोज थे और मैं नहीं सोचती कि मैं किसी के इतना क्लोज हो पाऊंगी। तो अब इमेज बोलते हैं इट वॉज ए क्लोज बॉन्ड, की क्वेश्चन मार्क के साथ आया, देखो इट वॉज ए क्लोज बॉन्ड, कि ये एक क्लोज बॉन्ड था, एक घनिष्ठ या नजदीकी गठबंधन था। तो मंजुला बोलती है द नोवेल डजंट रियली डू हर जस्टिस, कि द नोवेल, कि ये जो नोवेल है, उपन्यास है, डज नॉट रियली डू हर जस्टिस, कि उसके साथ वास्तव में जस्टिस नहीं कर पाया। ये जो नोवेल है वो वास्तव में न्याय नहीं कर रहा उसके साथ। शी वॉज अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव देन मी, तो अब वो अपनी बहन के बारे में बता रही है कि शी वॉज अट्रैक्टिव मोर, कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, मोर अट्रैक्टिव देन मी, कि मेरे से भी ज्यादा अट्रैक्टिव वो थी, उसकी जो बहन थी वो मेरे से भी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, आकर्षित थी, आकर्षित करने वाली थी, सुंदर थी, आकर्षक थी। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन मी, इंटेलिजेंट थी, कितनी, मोर इंटेलिजेंट देन मी, मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी। एंड विवेसियस विच आई नेवर वॉज, एंड विवेसियस, और विवेसियस थी, मतलब वो एकदम हैप्पीनेस से भरी हुई थी, खुश रहने वाली थी, विच आई नेवर वॉज, जो कि मैं कभी नहीं थी। आई एक्सेप्टेड दैट, इस बात को मैं स्वीकार करती थी। शी रेडिएटेड लाइफ फ्रॉम द व्हील चेयर टू विच शी वॉज कन्फाइंड, कि शी रेडिएटेड लाइफ, कि वो रेडिएटेड लाइफ फ्रॉम द व्हील चेयर, कि उसने व्हील चेयर से जीवन को रेडिएट किया था, मतलब चमकाया था। उसने अपनी जो व्हील चेयर थी, जो पहिए वाली कुर्सी थी, उस पर से भी अपने जीवन को उसने क्या किया था, रेडिएट किया था, चमकाया था। विच शी वॉज कन्फाइंड, जहां तक वो कन्फाइंड थी, सीमित थी, मतलब उस पहिए वाली कुर्सी, उस व्हील चेयर तक जहां तक वो सीमित थी, उस पर भी उसने अपने जीवन को रेडिएट किया था, चमकाया था, मतलब वो खुश रहती थी, उससे भी वो उदास नहीं होती थी। आई हैव ऑलवेज बीन रिकंसाइल्ड टू बीइंग द सेकंड बेस्ट, आई हैव ऑलवेज बीन रिकंसाइल्ड, कि मैंने रिकंसाइल मतलब समझौता मैंने कर लिया था, टू बीइंग द सेकंड बेस्ट, मतलब सेकंड बेस्ट के रूप में मैंने अपने आप से समझौता है वो कर लिया था, मतलब दूसरे नंबर पे, क्योंकि बेस्ट तो थी उसकी सिस्टर मालिनी, सेकंड बेस्ट मतलब 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहने पर उसने, वो बोलती है कि मैंने हमेशा सेकंड बेस्ट होने पर, दूसरे नंबर पर अपने आप से मैं समझौता है वो कर चुकी थी, अपने आप को सेकंड नंबर पे मैं मान चुकी थी, मतलब कहीं ना कहीं उसको जेलसी की फीलिंग थी अपनी सिस्टर से। अब इमेज बोलती है कि हर इलनेस वॉज फॉर्चुनेट, कि इमेज बोलती है कि उसकी जो बीमारी थी वो अनफॉर्चुनेट लिखा है, कि उसकी बीमारी है वो अनफॉर्चुनेट थी, दुर्भाग्यशाली थी। बट बिकॉज ऑफ इट शी गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन वो आगे क्या बोलती है, बट बिकॉज ऑफ इट, लेकिन इस बीमारी की वजह से, क्योंकि उसकी बीमारी तो दुर्भाग्यपूर्ण थी, अनफॉर्चुनेट थी, बट बिकॉज ऑफ इट, लेकिन इसके कारण से शी गॉट द बेस्ट, उसने बेस्ट चीज को प्राप्त किया, ऑफ एवरीथिंग मतलब हर एक चीज में उसको बेस्ट चीज है वो प्राप्त हुई थी अपनी बीमारी की वजह से। तो अब मंजुला, क्योंकि मंजुला को कहीं ना कहीं ये भी था कि उसकी जो बहन है वो हमेशा मतलब बेस्ट चीज को ले रही है अपनी बीमारी की वजह से। आगे देखना आएगा कि पेरेंट्स का लव है वो भी उसको ज्यादा मिला था, उसकी केयर अच्छे से हुई थी, उसकी मदर भी उसके ज्यादा क्लोज थी मालिनी के, तो कहीं ना कहीं मंजुला के अंदर उसको लेकर के जेलसी की फीलिंग थी। और बाद में क्या होता है, उसका हस्बैंड है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये तो अपने नोवेल पे लग जाती है, और उसका हस्बैंड वो भी वर्क फ्रॉम होम था, उसका घर से ही वो काम करता था, और वो अपने व्हीलचेयर पे रहती थी मालिनी, तो दोनों घर में ही रहते थे, तो उन दोनों का भी अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाता था वहां पे। तो मंजुला के अंदर की जो अंतरात्मा है वो इन सब चीजों को यहाँ बोल रही है, जो वो लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पे जो इमेज है मतलब उसकी जो अंतरात्मा है वो बोलती है कि उसकी बीमारी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसकी वजह से उसने हर एक चीज में बेस्ट चीज को उसने प्राप्त किया, बेस्ट चीज उसको मिली। तो मंजुला डिफेंसिव मतलब सुरक्षात्मक रूप से एकदम डिफेंड करते हुए, सुरक्षात्मक होकर के, शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, कि उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा किसी भी, शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी चीज के लिए उसने नहीं कहा, कोई चीज उसने नहीं मांगी कभी भी। सून आफ्टर हर बर्थ द मोमेंट द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन वॉज रियलाइज माई पेरेंट्स मूव टू बैंगलोर, कि सून आफ्टर हर बर्थ मतलब अपने जीवन के, अपने जन्म के बर्थ यानी अपने जन्म के तुरंत बाद में, द मोमेंट द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन की, उसकी सिचुएशन की, उसकी स्थिति की जो ग्रेविटी थी, मतलब जिस क्षण उसकी स्थिति की जो गंभीरता थी उसको जब रियलाइज कर लिया गया था, तो माई पेरेंट्स मूव टू बैंगलोर, मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो माँ पिताजी जो थे वो बैंगलोर में मूव कर गए, बैंगलोर चले गए। तो बताती है कि उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा उसके जन्म के तुरंत बाद, क्योंकि वो जन्म से उसके ऑपरेशन वगैरह चल रहे थे, तो जिस क्षण उसकी सिचुएशन की गंभीरता है वो रियलाइज हुई, मेरे जो पेरेंट है वो बैंगलोर चले गए। टुक ए हाउस इन द कोरमंगल एक्सटेंशन, टुक ए हाउस उन्होंने एक घर लिया, कहाँ पे, जो कोरमंगला था
एक्सटेंशन यानी जो बाहरी कोरमंगल के अंदर जो विस्तार, जो बाहरी एरिया था, एक्सटेंशन था, विस्तार था कोरमंगला का, वहां पे उन्होंने मकान ले लिया, घर ले लिया। शी बिकेम द सर्चेज फॉर अ फ्रिज एंड देन सेटल फॉर द एप्पल ऑफ देयर आईज। कि फिर क्या हुआ, शी बिकेम, वो बन गई, क्या बन गई, द एप्पल ऑफ देयर आईज, कि उनकी आंखों का तारा बन गई। द एप्पल ऑफ देयर आईज ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आंखों का तारा बनना। तो उसकी जो बहन थी वो उसके माता पिता की आंखों का तारा बन गई और वो ये सर्चेज फॉर ए फ्रेज, वो एक फ्रेज की तलाश करती है। शी बिकेम द, यहाँ पे वो रुक करके और एक फ्रेज की तलाश करती है। देन फिर सेटल फॉर, उसको सेट कर देती है। वहां पर क्या बोलती है, द एप्पल ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों का तारा बन गई। व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल, कि वेन, जब शी वॉज ओल्ड इनफ, वो पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी हो गई, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने जितनी जब वो बड़ी हो गई। ए टीचर केम होम टू टीच हर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो जब वो पढ़ने जितनी बड़ी हो गई, स्कूल जाने जितनी बड़ी हो गई, तो ए टीचर, एक जो टीचर है वो केम होम टू टीच हर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो एक टीचर उसको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उसके घर पे आता। ए टीचर केम होम मतलब घर पे आता था और उसको इंग्लिश और मैथ है वो पढ़ाता था। एवरीथिंग एल्स शी रीड अप फॉर हर सेल्फ, कि एवरीथिंग एल्स, बाकी की जो चीजें होती थी, टीचर है वो इंग्लिश मैथ पढ़ाता था। एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी के जो सब्जेक्ट थे, अन्य सारी जो चीजें थी, शी रीड अप फॉर हर सेल्फ, वो अपने आप से ही पढ़ लेती थी। हिस्ट्री, फिलोसफी, एनाटोमी, हिस्ट्री यानी इतिहास, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र और एनाटोमी यानी जो शरीर विज्ञान है, ये सब चीज वो अपने आप पढ़ लेती थी। शी वॉज हंग्री, हंग्री फॉर लाइफ, शी वॉज हंग्री की वो हंग्री थी, वो आतुर थी, भूखी थी, किसके लिए, फॉर लाइफ, जीवन जीने के लिए वो आतुर रहती थी। गोबल इट ऑल अप, बाकी सब चीज, गोबल मतलब गटक लेना, एक साथ निगल लेना, इट ऑल अप कि पूरे जीवन को वो एक साथ जी लेना चाहती थी, वो जीवन जीने के लिए आतुर थी। अब इमेज बोलती है एंड यू, और तुम, मतलब उसके बारे में पूछती है। तो मंजुला बोलती है, आई हैव ऑफन वंडर्ड वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट इफ आई वुड रिसीव ऑल दैट लव एंड अटेंशन। अब देखो, जब दो में से एक बच्ची को जब ज्यादा अटेंशन प्राप्त होती है तो दूसरी को ऑटोमेटिकली हो ही जाती है ये सारी चीज, उसमें जेलसी की फीलिंग आई जाती है। तो मंजुला बोलती है कि आई हैव ऑफन वंडर, कि मैं ऑफन यानी प्राय, वंडर यानी विचार करती थी, मैं प्राय ये आश्चर्य करती थी, विचार करती थी कि वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट, कि क्या मैं इतनी ब्राइट रही थी, इतनी मतलब शानदार इंटेलिजेंट रही थी, इफ आई वुड रिसीव ऑल दैट लव एंड अटेंशन, कि मुझे वो सारा लव और अटेंशन है वो मैं प्राप्त कर पाती, क्या इतनी मैं ब्राइट रही थी कभी भी, क्या मैं इतनी ब्राइट कभी रही हूँ कि मुझे इतना सारा प्रेम और जो अटेंशन जो कि मेरी सिस्टर को मिल रहा था वो मुझे प्राप्त होता, मुझे भी दिया जाता। तो इमेज बोलती है, नो नहीं, यू वुडंट, तुम नहीं रही, मतलब तुम कभी नहीं रही इतनी, लेट्स फेस इट, कि चलो इसका सामना करने दो। अब मंजुला वापस से डिफेंसिवली, सुरक्षात्मक होकर के वो बोलती है डिफेंस के साथ में कि आई डिड राइट ए बेस्ट सेलर, क्योंकि अब इसने बोला कि नो नहीं, यू वुडंट, तुम नहीं रही, तब वो बोलती है कि सुरक्षात्मक होकर के वो अपनी बात रख रही है, अपनी सुरक्षा करते हुए कि आई डिड राइट ए बेस्ट सेलर, कि मैं एक बेस्ट सेलर की तरह लिखती हूँ, मैं भी एक सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक होती है या जो मतलब जो श्रेष्ठ बिकने वाले जो लेखक की तरह मैं लिखती हूँ, सबसे अच्छी किताबें जो होती है उसकी तरह मैं लिखती हूँ। तो इमेज बोलती है दैट्स ट्रू, कि ये सही बात है, ये ट्रू है, सत्य है। तो मंजुला बोलती है बट यू आर राइट, लेकिन तुम सही हो, मतलब मैं इतनी, मेरी सिस्टर की जितनी मैं ब्रिलियंट नहीं रही। तो यहाँ पे वो आगे स्वीकार भी करते हैं इस बात को कि बट यू आर राइट, लेकिन तुम सही हो, आई वुडंट, कि मैं नहीं हो सकती। दे लेफ्ट मी विद ग्रैंड पेरेंट्स इन धारवाड़, दे लेफ्ट मी, कि वो मुझे छोड़ गए, उसके जो पेरेंट्स थे वो मुझे छोड़ गए, कहाँ, विद ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी के पास, इन धारवाड़, कि धारवाड़ में वो मेरे ग्रैंड पेरेंट के पास मुझे छोड़ गए। एन अफेक्शनेट कपल, कि एक अफेक्शनेट कपल, अपने दादा दादी के बारे में बता रही है कि वो अफेक्शनेट कपल थे, वो बहुत ही मतलब प्रेम से परिपूर्ण कपल थे। दे फर्स्ट ओवर मी, फर्स्ट होता है ध्यान रखना, कि दे फर्स्ट ओवर मी, वो मेरा ध्यान रखते थे, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो मेरे ध्यान रखते थे। बट नो सब्स्टिट्यूट फॉर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, पेरेंट्स का कोई विकल्प नहीं होता है, पेरेंट्स जरूरी होते हैं। तो आगे बताती है कि व्हेन वेकेशंस अप्रोच्ड आई कुड बेयरली वेट टू गेट टू बैंगलोर, कि व्हेन वेकेशंस अप्रोच्ड, कि जब वेकेशंस आते थे, जब छुट्टियां आती थी, तो आई कुड बेयरली वेट, तो मैं मुश्किल से ही वेट करती थी, मुश्किल से ही मैं इंतजार करती थी टू गेट टू बैंगलोर, बैंगलोर जाने का। तो मैं मुश्किल से ही बैंगलोर जाने का इंतजार करती थी जब वेकेशन आते थे। एंड वंस, और एक बार आई फिनिश कॉलेज, मैंने कॉलेज है वो फिनिश कर लिया, कॉलेज की पढ़ाई है वो मैंने कंप्लीट कर ली। आई फाउंड ए जॉब इन बैंगलोर, मुझे बैंगलोर में एक जॉब भी मिल गई, बैंगलोर में जॉब मिल गई। एंड केम एंड लिव्ड विद देम, एंड केम, और फिर मैं आ गई, मतलब यहाँ बैंगलोर आ गई, एंड लिव्ड विद देम, और उनके साथ में रहने लग गई, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ में रहने लग गई। दोज वर द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, देखो कितनी अच्छी बात बोली है, एक बच्चे के लिए पेरेंट्स से ज्यादा कुछ नहीं होता।
दोज वर द हैप्पीएस्ट डे, कि वो सबसे हैप्पीएस्ट डे थे, सबसे अधिक खुश करने वाले दिन थे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के। तो वो मेरे जीवन के सबसे हैप्पीएस्ट डे थे। हेल्कन, हेल्कन मतलब एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण वो दिन थे। बट देन आई मेट प्रमोद, लेकिन फिर क्या हुआ, आई मेट प्रमोद, मैं प्रमोद से मिली, वी गोट मैरिड, हमने मैरिड करी, हमने शादी करी, एंड सेटल डाउन इन जयनगर, और हम जयनगर में सेटल हो गए, जयनगर में रहने लग गए। फादर हेल्प विद द हाउस बट ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हर नेम फॉर हर केयर, कि फादर हेल्प विद द हाउस, कि फादर ने घर में हेल्प करी, मतलब जो फादर थे, मेरे जो पिताजी थे, वो घर में हेल्प करते थे, सहायता करते थे, बट लेकिन ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी, कि उन्होंने अपना जो मोस्ट ऑफ हिज मनी जो थी, अपना जो अधिकतर जो धन था, इन हर ने वो उसके नाम पे छोड़ दिया था, मतलब बहन के नाम पे, फॉर हर केयर, उसकी केयर के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसके नाम पे अपना जो अधिकतर धन है वो उन्होंने छोड़ दिया था। शी वॉज ऑलवेज द फोकस, वो हमेशा फोकस रहती थी, केंद्र बिंदु रहती थी अपने माता पिता का, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। तो उसके जो पेरेंट है वो मालिनी की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते थे। तो अब इमेज बोलती है आगे कि बट व्हेन योर पेरेंट्स डाइड व्हाई डिडंट यू मूव इनटू द कोरमंगला हाउस। तो आगे बोलती है इमेज की बट लेकिन व्हेन योर पेरेंट्स डाइड, जब तुम्हारे पेरेंट्स है, जब उनकी मृत्यु हो गई, जब वो डाई हो गए, तो व्हाई डिडंट यू मूव, तो तुमने मूव क्यों नहीं किया इनटू द कोरमंगला हाउस, की कोरमंगला वाले घर में तुम क्यों नहीं गई, वहां पे क्यों नहीं रही तुम। सच ए नाइस बिग हाउस, कि वो वास्तव में एक नाइस, एक अच्छा और बड़ा हाउस था। द गार्डन, बगीचा, द सेंस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस को देखते हुए इतना अच्छा वहां पे स्थान था, खुला बड़ा स्थान। तो मंजुला बोलती है क्योंकि आगे इमेज बोलती है ना कि तुम उस घर में शिफ्ट क्यों नहीं गई, तुम्हारे पेरेंट्स जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मंजुला बोलती है कि द जयनगर हाउस वॉज माई हाउस, कि जो जयनगर का जो घर था वो मेरा घर था। आई वॉज यूज टू इट, कि मैं उसकी यूज टू हो गई थी, मैं उसकी आदी हो चुकी थी। यूज टू होता आदी होना, कि मैं उस घर की आदी हो गई थी। माई कॉलेज वॉज इन जयनगर, मेरा कॉलेज भी जयनगर में था। वी हैड सेलेक्टेड ए हाउस विच वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, कि वी हैड सिलेक्टेड ए हाउस, कि हमने एक घर सेलेक्ट किया था, हमने एक ऐसा घर चुना था, विच वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब जहां चलकर आने जाने वाली दूरी पर था, एक ऐसा घर हमने चुना था। कोरमंगला वुड हैव मीन्ट ए लॉन्ग हॉल एवरी मॉर्निंग, कि कोरमंगला वाला घर क्या होता, वुड हैव मीन्ट, उसका अर्थ होता है लॉन्ग हॉल, एक लंबा हॉल, एक लंबी खींचतान, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। तो जो कोरमंगला वाला घर है वो हर सुबह क्या होता है, एक लंबी खींचतान वाला हो जाता, मतलब वो दूर था। एंड देन सच ए ह्यूज हाउस, एंड देन और फिर सच ए ह्यूज हाउस, कि वो बहुत बड़ा घर भी था, एक ह्यूज हाउस था, बड़ा घर था। नॉट इजी टू लुक आफ्टर, कि उसकी लुक आफ्टर यानी उसका देखभाल करना है वो इजी नहीं था, वो आसान नहीं था। आई वुड हैव हैड टू स्टे होम ऑल डे लाइक मदर, कि आई वुड हैव हैड टू स्टे, कि मुझे स्टे करना पड़ता, मुझे रुकना पड़ता, ऑल डे, पूरे दिन, स्टे होम मतलब घर पे ही रुकना पड़ता पूरे दिन, लाइक मदर, मदर के समान, मेरी माँ के समान, मुझे पूरे दिन घर पे ही रुकना आसान नहीं थी। गिव अप माई जॉब प्रोबेबली, और प्रोबेबली यानी संभवतया मेरी जो जॉब है, नौकरी है, वो गिव अप, मुझे छोड़नी पड़ती, मुझे त्यागनी पड़ती मेरी नौकरी भी, अगर मैं इतनी दूर शिफ्ट होती तो। नो नहीं, एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई हैव नोन, कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल, कि मेरी जो सिस्टर थी, ये जो शी वर्ड है वो उसकी सिस्टर मालिनी के लिए आया है, कि नहीं, एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल, कि वो एक सबसे अधिक सेंसिटिव लोगों में से एक थी, सबसे अधिक संवेदनशील वो व्यक्ति थी। आई हैव नोन, जिनको मैं जानती थी, उन सब में ये सबसे अधिक संवेदनशील पर्सन थी, मेरी जो सिस्टर थी। शी रियलाइज मूविंग टू कोरमंगला वुड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन, कि सी रियलाइज, उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया कि मूविंग टू कोरमंगला, कि कोरमंगला में मूव करने से, कोरमंगला में जाने से, वो टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन, कि मेरे जीवन को एकदम से क्या करते कि अपसाइड डाउन मतलब अस्त व्यस्त कर देगा मेरा जीवन, कि कोरमंगला में मूव करना या कोरमंगला आकर रहने से मेरा जीवन है वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसा उसने रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया। शी इंसिस्टेड दैट वी सेल द कोरमंगला हाउस, शी इंसिस्टेड, और उसने इंसिस्ट किया, उसने जोर दिया, दैट की वी सेल द कोरमंगला हाउस, की हम कोरमंगला घर को बेच देते हैं, मतलब बेचने के ऊपर उसने जोर दिया, उसकी सिस्टर ने, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो सारी उसके फादर ने मालिनी के नाम पे कर दी थी। तो आई वॉज रिलेक्टेंट बट शी वुडंट लिसन, कि आई वॉज रिलेक्टेंट, कि मैं रिलेक्टेंट थी, मैं अनिच्छुक थी, मतलब मेरी इच्छा नहीं थी वो घर बेचने की, लेकिन उसने ही इंसिस्ट किया था, उसने ही जोर दिया था। तो आई वॉज रिलेक्टेंट, मैं रिलेक्टेंट थी, मैं अनिच्छुक थी, बट लेकिन शी वुडंट लिसन, उसने नहीं सुना।
तो उसने जोर दिया मकान को बिकवा दिया था, उसने सुना नहीं इस बात को। शी वॉन्टेड नो सेक्रीफाइस ऑन हर अकाउंट, कि शी वॉन्टेड वो चाहती थी नो सेक्रीफाइसेज, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हो, बलिदान नहीं हो ऑन हर अकाउंट, कि उसके कारण, ऑन हर अकाउंट मतलब उसके कारण से, यानी मालिनी की वजह से कोई भी सेक्रीफाइस, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई सेक्रीफाइस हो, नो कॉम्प्रोमाइजेज, और कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती थी, कोई समझौता नहीं चाहती थी। एंड सी एडजस्टेड ब्यूटीफुली टू द स्मॉलर हाउस, और वो एडजस्ट हो गई ब्यूटीफुली एकदम सही ढंग से टू द स्मॉलर हाउस, स्मॉलर हाउस में, वो छोटे से मकान में वो एकदम अच्छे से क्या हो गई, एडजस्ट हो गई, समायोजित हो गई थी, वहां पे व्यवस्थित हो गई। फिर वापस से पोज रुकती है वो एक बार फिर से, एक्चुअली कुडंट टेक कोरमंगला, तो वो बोलती है कि एक्चुअली वास्तव में आई कुडंट टेक कोरमंगला, कि मैं कोरमंगला में नहीं ले सकती थी, कोरमंगला वाला जो मकान है वो मैं नहीं ले सकती थी। नॉन कन्नडिग्स मोस्ट ऑफ देम, कि उनमें से ज्यादातर लोग क्या थे, नॉन कन्नडिग्स, मतलब नॉन कन्नड़ थे, नॉन कन्नड़ लोग वहां पे थे कोरमंगला वाले घर के पास। एंड ऑफ कोर्स ऑल दोज एम्प्टी हाउसेज ब्रॉट एज इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, कि एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में ऑल दोज एम्प्टी हाउसेज, कि वो सारे जो एम्प्टी हाउसेज थे, जो खाली मकान थे, ब्रोट मतलब लेकर आते थे एज इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे, निवेश लेकर आते थे बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन थे, यानी जो अनिवासी जो भारतीय थे, तो उनके द्वारा एक इन्वेस्टमेंट के रूप में निवेश लेकर के वो सारे खाली मकान है वो आते थे। आई फैंसीज माई सेल्फ ए कन्नड़ राइटर इन दोज डेज, कि आई फैंसीज मतलब मैं फैंसीज करती थी, मैं मानती थी, मैं कल्पना करती थी, माई सेल्फ अपने आप को, एक कन्नड़ राइटर इन दोज डेज, कि उन दिनों में मैं अपने आप को कन्नड़ राइटर है वो मानती थी। वांटेड टू ब्रेथ द लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में, उस भाषा में मैं ब्रेथ यानी जीवित रहना चाहती थी, मैं सांस लेना चाहती थी। ली इन द हार्ट ऑफ कन्नड़ कल्चर, और कन्नड़ कल्चर के साथ में कन्नड़ संस्कृति को अपने हार्ट में, अपने दिल में मैं रखना चाहती थी, कन्नड़ संस्कृति के दिल में मैं रहना चाहती थी। तो आगे अब इमेज बोलते हैं कि नाउ दैट यू आर अ सक्सेस इन इंग्लिश, कि अब तुम इंग्लिश में सक्सेस हो, इंग्लिश में एक सफल लेखिका हो, इंग्लिश में लिखने वाली हो। हैव यू ब्रोट ए बिग बंगलो इन कोरमंगला, क्या कोरमंगला में तुमने एक बड़ा बंगलो खरीदा। तो अब मंजुला बोलती है शटअप की चुप रहो, मतलब इतनी ही बड़े घर से अगर उसको प्रॉब्लम थी तो क्या तुमने अब बड़ा बंगला नहीं खरीदा, उसकी अंतरात्मा ही उससे पूछ रही है। तो अब मंजुला उसको चुप रहने के लिए बोल रही है। तो इमेज बोलते हैं वोज मालिनी एट होम विद कन्नड़, कि वोज मालिनी एट होम, कि क्या मालिनी है वो एट होम विद कन्नड़, कन्नड़ के साथ में, कन्नड़ भाषा के अंदर क्या वो एट होम मतलब सहज महसूस करते थे, क्या वो कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर एकदम से घुली मिली हुई थी। तो मंजुला बोलते हैं ऑफ कोर्स वास्तव में इट इज आवर मदर टंग, कि हमारी मदर टंग है, ये हमारी मातृभाषा है। बट शी रेयरली यूज्ड इट, रेयरली यानी कम ही, बहुत कम, शी रेयरली यूज्ड इट, वो इसे बहुत कम यूज करती थी, प्रयोग करती थी। हर कन्नड़ वॉज लिमिटेड टू द कुक एंड द मेड, उसकी जो कन्नड़ लैंग्वेज थी, उसकी जो कन्नड़ भाषा थी वो लिमिटेड यानी सीमित थी, टू द कुक एंड द मेड, केवल कुक तक, मतलब जो भोजन वगैरह पकाए जाते थे, जो रसोई थे वहां तक, और जो मेड थी, नौकरानी थी, वहां तक ही उसकी कन्नड़ सीमित थी। अब इमेज बोलते हैं सो कन्नड़ वॉज द वन एरिया दैट बिकेम योर्स, कि सो इसलिए कन्नड़ वॉज द वन एरिया, कि कन्नड़ है वो एक एरिया थी, एक क्षेत्र थी, दैट बिकेम्स योर, वो जो कि तुम्हारा ही बनकर रहेगी, कि कन्नड़ भाषा है वो तुम्हारा ही एक क्षेत्र बनकर रह गई। तो मंजुला बोलते हैं यू कुड से दैट, कि आप ऐसा कह सकते हो। आई ट्राई टू ऑक्यूपाई इट, कि मैंने इसको ऑक्यूपाई करने का, इस पे अधिकार करने का मैंने प्रयास किया, एंड मेक इट माइन, और अपना बना लिया। लाफ, वो हंसते आगे। एक्चुअली आई हैव नेवर सेड इट पब्लिकली, कि मैंने इसको कभी भी पब्लिकली नहीं कहा, कभी इसको सार्वजनिक रूप से मैंने नहीं कहा। बट इफ यू आर्ग्यू, लेकिन यदि तुम आर्ग्यू करते हो, तर्क करते हो, दैट ए नोवेल रिटन इन इंग्लिश कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रूथ अबाउट इंडिया, कि एक नोवेल रिटन इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में लिखा हुआ एक नोवेल है वो इंडिया के बारे में एक सच्चाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, भारत के बारे में जो सत्यता है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट एक्सप्रेस अवरसेल्व्स इन इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम इंग्लिश में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंडिया के बारे में इंग्लिश में लिखा गया नोवेल है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये आप इस बात पे आर्ग्यू करते हो, तो इस बात को मैंने सार्वजनिक रूप से कभी भी नहीं कहा है। तो आई होप इतना जो आपको ये चैप्टर है वो समझ में आया, ये जो ड्रामा है वो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से उसकी अंतरात्मा उसको झकझोरती है यहाँ पे मंजुला को, जो कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, रियलिटी को वो स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे अब उसके सामने ही जब उसने पब्लिकली इतनी सारी बातें बोली तो उसने रियल बात नहीं बोली है, कुछ चीजें उसने छुपाई है। तो अब उसके अंदर से ये आवाज आकर के उसकी जो चीज है, रियल जो बात है वो यहाँ पे निकल के आ रही है इस ड्रामा के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया है, पढ़ाया हो, अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को भी आप पसंद करें देन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।